गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गोयनका, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम एमए फाइनल के पेपर 7 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के अंतर्गत हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। हैबरलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हैबरलर का सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के ऊपर एक सुधार के रूप में सामने आया था। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य आलोचना इस आधार पर की गई थी कि वो सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित है। मूल्य के श्रम सिद्धांत में किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें लगाई गई श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है और यह सिद्धांत यानी कि मूल्य का श्रम सिद्धांत अपर्याप्त है और अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तव में किसी भी वस्तु का उत्पादन केवल श्रम के द्वारा नहीं होता, बल्कि उत्पत्ति के अन्य साधन जैसे कि पूंजी, भूमि, संगठन आदि को श्रम के साथ मिलाकर किया जाता है। इसके अलावा ये सभी साधन श्रम के साथ किसी एक निश्चित अनुपात में भी प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि परिवर्तनशील अनुपातों में मिलाए जाते हैं। यानी कि हर वस्तु के उत्पादन में या अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में श्रम को पूंजी, भूमि या अन्य किसी भी साधन के साथ एक ही अनुपात में नहीं मिलाया जाता, बल्कि अलग अलग अनुपातों में प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम दो वस्तुओं के सापेक्ष मूल्यों की तुलना करना चाहें तो उसमें केवल श्रम के उपयोग के आधार पर इनकी तुलना नहीं की जा सकती। हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत इन सभी कमियों को दूर करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में इसे प्रतिस्थापित करता है। तो रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है ये, और एक विकल्प हमें प्रस्तुत करता है और एक बेटर सिद्धांत के रूप में सामने आया है। हैबरलर ने अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत तुलनात्मक लाभों के नियम की व्याख्या, जो कि रिकार्डो ने भी की थी, लेकिन उसी चीज़ को यानी कि तुलनात्मक लाभों के नियम की व्याख्या उत्पादन संभावना वक्र के रूप में की है, और उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र के नाम से भी हम जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे हम कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि हैबरलर ने अपने जो सिद्धांत स्थापित किया है उसका नाम उसने रखा है अवसर लागत सिद्धांत। तो इस अवसर लागत सिद्धांत से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तात्पर्य है यानी कि एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है जो कि पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ती है, ताकि उसके लिए आवश्यक उत्पादन के साधन दूसरी वस्तु के उत्पादन से हटाकर पहली वस्तु के उत्पादन में लगाए जा सकें। इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश में संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और यदि हम किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहें तो हमें आवश्यक रूप से दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसकी अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह छोड़ी गई मात्रा होगी जो कि हमें घटानी पड़ रही है, ताकि हम पहली वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकें। अब एक देश की अवसर लागत को हम अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में समझें तो एक देश की जिस वस्तु के उत्पादन में कम अवसर लागत आती है उसे उस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है, और जिसमें उसकी अवसर लागत अधिक होती है उस वस्तु के उत्पादन में उसे तुलनात्मक हानि प्राप्त होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अवसर लागत की एक व्याख्या है। जैसे कि हमने अभी देखा कि अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत हम तुलनात्मक लाभों की व्याख्या के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग करते हैं, उसकी सहायता से करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को प्रदर्शित करता है। उन विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें एक देश
अपने दिए हुए साधनों की मात्रा तथा सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का प्रयोग करके उत्पादित कर सकता है। यानी कि साधन की मात्रा निश्चित दी हुई है, निश्चित है एक देश के अंतर्गत, तकनीकी का स्तर भी दिया हुआ माना जाता है। तो जो भी सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक है, उस स्थिति में वो अपने सारे संसाधनों को पूर्ण रूप से प्रयोग करने के बाद अधिकतम कितना उत्पादन या दो वस्तुओं के कौन कौन से संयोग उत्पादित कर सकता है, अधिकतम संभावनाओं को व्यक्त करने वाला, उत्पादन की अधिकतम संभावनाओं को व्यक्त करने वाला यह वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल एक वस्तु की उस मात्रा को बताता है जो देश को दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग देनी पड़ती है और जिसे कि हम अवसर लागत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है वो उसे रूपांतरण की सीमांत दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT के नाम से भी जाना जाता है और इसी MRT को अवसर लागत भी कहा जाता है। MRT को हम एक सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को छोड़ते जाएंगे, त्यागते जाएंगे, यानी कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा और दूसरी वस्तु का उत्पादन घटेगा। इसलिए MRT जो है वो हमेशा ऋणात्मक होती है और इसको हम सूत्र के रूप में डेल्टा y अपन डेल्टा x के रूप में समझते हैं। यहाँ पर डेल्टा x जो है वो x वस्तु की उत्पादन मात्रा में परिवर्तन है और डेल्टा y जो है वो y वस्तु की उत्पादन मात्रा में परिवर्तन है। MRT XY यहाँ पर जो है वो x की y के लिए यानी कि x वस्तु की y वस्तु के लिए रूपांतरण की सीमांत दर अथवा अवसर लागत के रूप में हम इसे समझते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसी के माध्यम से अवसर लागत को व्यक्त किया जाता है, समझा जाता है या उसकी व्याख्या की जाती है। अब एक देश का उत्पादन संभावना वक्र सरल रेखा के रूप में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, मूल बिंदु के नतोदर भी हो सकता है, कॉनकेव जिसको हम कहेंगे, अथवा मूल बिंदु के उन्नतोदर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में। मूल बिंदु की ओर नतोदर, कॉनकेव, उन्नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स, या फिर एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो देश लागतों की किस अवस्था से गुजर रहा है या उत्पादन किस अवस्था में कर रहा है। अगर स्थिर लागतों के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होगा। अगर बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत वह उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन संभावना वक्र कॉनकेव होगा, नतोदर होगा मूल बिंदु की ओर। और अगर वो घटती हुई लागतों की स्थिति में उत्पादन कर रहा है तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर अर्थात कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। तीनों अवस्थाओं में उत्पादन संभावना वक्र की आकृति को हम यहाँ समझें। स्थिर लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र जो सीधी रेखा के रूप में या सरल रेखा के रूप में होगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, वो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने x अक्ष पर कपड़े को लिया है और y अक्ष पर स्टील यानी कि इस्पात को लिया है, और SC जो है रेखा ये उत्पादन संभावना वक्र है जो एक सीधी रेखा के रूप में है। यहाँ पर MRT को हम व्यक्त करने के लिए जिस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे वो है डेल्टा S अपॉन डेल्टा C, यानी कि इस्पात की छोड़ी गई मात्रा, इस्पात की मात्रा में परिवर्तन डेल्टा S होगा और कपड़े की मात्रा में परिवर्तन डेल्टा C है, जो कि यहाँ पर स्थिर है क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में है। अब यहाँ पर एक देश को कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस्पात के उत्पादन को स्थिर दर से कम करना पड़ रहा है, इसलिए MRT स्थिर है। इंक्रीजिंग कॉस्ट के कंडीशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होगा? ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कॉनकेव होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर
भी वही हमने एक्स अक्ष पर क्लॉथ को लिया है, कपड़े को लिया है, और वाई अक्ष पर स्टील को, इस्पात को लिया है। और यहाँ पर भी MRT को इसी सूत्र के माध्यम से समझेंगे, डेल्टा S अपॉन डेल्टा C, जिसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि ये होती तो घटती हुई अवस्था में ही है, परंतु इंक्रीजिंग कंडीशन में है। यानी कि अब ऋणात्मक है, इसका वैल्यू तो ऋणात्मक है, परंतु ये बढ़ती हुई स्थिति में है। अब बढ़ती हुई मात्रा में यहाँ त्याग करना पड़ेगा स्टील का। तो यहाँ एक देश को कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस्पात के उत्पादन को बढ़ती हुई दर से कम करना होगा। यानी कि हर इकाई के साथ साथ स्टील का उत्पादन उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंतर्गत जो है वो उत्पादन को बढ़ती हुई दर से कम करना पड़ता है। अब हम देखें डिक्रीजिंग कॉस्ट यानी कि घटती हुई लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र की आकृति किस प्रकार की होगी। तो ये एक और रेखा चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने वही क्लॉथ को लिया है और वाई अक्ष पर स्टील को लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर 3 डायग्राम जो है ये, इसमें भी MRT को हम इसी सूत्र से समझेंगे, माइनस डेल्टा S अपॉन डेल्टा C। और यहाँ पर इसका जो ऋणात्मक मूल्य है वो निरंतर घटता जाता है। तो इसका तात्पर्य है, इसका मीनिंग यह है कि एक देश को अगर कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करनी है तो कपड़े की हर अतिरिक्त इकाई के साथ साथ इस्पात के उत्पादन को घटती हुई दर से कम करना होगा। यानी कि यहाँ पर अब जो है वो उत्तरोत्तर कम मात्रा में स्टील का त्याग किया जाएगा। हैबरलर का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है। क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते कि कोई भी सिद्धांत इकोनॉमिक्स में बिना मान्यताओं के आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि हम एक सिद्धांत को अगर सरलीकृत करना चाहें, उसको थोड़ा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाहें तो उन मान्यताओं पर आधारित करना आवश्यक हो जाता है। तो हैबरलर का सिद्धांत कुछ निम्न मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, हैबरलर ने 2 देशों को कंसिडर किया है सिर्फ, और वस्तुएं भी 2 ही ली हैं और 2 ही उत्पादन के साधन लिए हैं। तो इस तरह से उसने 2x2x2 मॉडल यहाँ पर लिया है अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए। हम ये मानते हैं कि 2 देश यहाँ पर हैं, इंग्लैंड तथा पुर्तगाल। 2 वस्तुएं हैं, कपड़ा तथा इस्पात, और 2 साधन हैं, श्रम तथा पूंजी। तो इस तरह से 2x2x2 का मॉडल हैबरलर ने लिया है। नंबर 2 मान्यता ली गई है कि साधन तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। नंबर 3, प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मुद्रा लागतों के बराबर है। नंबर 4, प्रत्येक साधन की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर है। यानी कि हर साधन की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है, सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। नंबर 5, प्रत्येक साधन की पूर्ति स्थिर है, यानी कि उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, कोई उत्पादन के साधनों की पूर्ति दी हुई है। नंबर 6, प्रत्येक देश में व्यापार में 2 देश जो भी संलग्न हैं उन दोनों में ही पूर्ण रोजगार की स्थिति है, कोई भी संसाधन बेरोजगार नहीं है। नंबर 7, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो दोनों देशों के लिए दिया हुआ है और विश्लेषण की अवधि में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 8, दोनों देशों के बीच साधन अगतिशील है, यानी कि साधन एक देश से दूसरे देश पे मूव नहीं कर सकते। देश के अंदर तो वो मूव कर सकते हैं, परंतु दोनों देशों के बीच उनमें अगतिशीलता की स्थिति पाई जाती है। नंबर 9, देश के अंदर साधन पूर्ण रूप से गतिशील है, जैसा कि हमने देखा कि दोनों देशों के बीच तो साधन अगतिशील है, परंतु विद इन कंट्री यानी कि देश के भीतर वे पूर्ण रूप से गतिशील है, वो निर्बाध रूप से जा सकते हैं। और लास्ट मान्यता ली गई है कि दोनों देशों के बीच व्यापार स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। तो इस तरह से ये मान्यताएं हैबरलर ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए ली हैं। सामान्यतः सभी सिद्धांतों के साथ कुछ मान्यताएं ली जाती हैं। अब हम देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी का स्पष्टीकरण, उसको समझें, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, व्यापार से लाभ, इन दोनों का ही निर्धारण
अलग अलग लागत परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की से होता है, क्योंकि हर लागत परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र का आकार अलग अलग होता है। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।